प्रेरणा, अगर एक सवाल मैं यहाँ पे, चूंकि महाराष्ट्र में भी आज बेहद अहम मतदान जारी है और वहाँ पे कम प्रतिशत ही हम वोटिंग परसेंटेज अपडेट भी करेंगे दर्शकों को, खास करके महाराष्ट्र, अगर बीड़ जैसे हम इलाकों की बात करें जहाँ से प्रीतम मुंडे लड़ रही हैं, एग्रेरियन क्राइसिस, जो कृषि की समस्याओं का और सबसे ज़्यादा जो कृषि किसानों की सुसाइड के मामले इन इलाकों से आए, यहाँ पर आप कांग्रेस को क्या आपको लग रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर लोग देख रहे हैं? क्या उम्मीदें बांधने में आप लोग कामयाब रहे हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में हमने देखा कि किस तरीके से कृषि के जो हालात हैं वो बद से बदतर हुए। भाजपा ने पूरी तरीके से जो है देश के कृषियों को नज़रअंदाज किया, यहाँ तक कि नंगे पैर जो है वो देश का किसान सड़क पर आ गया और प्रधानमंत्री जी ने उनसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। बिल्कुल, और पिछले 5 सालों में जो है राहुल गांधी जी ने किसानों की बात की है, उनके हितों की बात की है और इन मुद्दों को बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया है। और आने वाले समय में जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी किसानों के लिए काम करने के जो वायदे किए हैं, बिल्कुल देश का किसान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सीरियस है इस इशू को एड्रेस करने के लिए। और राहुल जी ने जो किसानों के लिए घोषणाएं की हैं, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो उन घोषणाओं पर काम भी किया जाएगा, मोदी जी की तरह। लेकिन प्रेरणा, एक सवाल ये है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने की बात ये सरकार भी करती है, लेकिन खुद स्वामीनाथन जी ये मानते हैं कि जितना नरेंद्र मोदी के 5 साल के शासन में किसानों को लेकर काम हुआ है उतना पहले की सरकारों ने नहीं किया। तो आपको लगता है क्यों भरोसा करेगी कांग्रेस पार्टी पर? 5 साल में क्या काम, 5 साल में क्या काम हुआ है? 5 साल में जितने किसान आंदोलन हुए हैं शायद देश भर में पहले कभी नहीं हुए। जितने किसानों ने पिछले 5 सालों में आत्महत्या की है वो आंकड़े सबसे ज्यादा थे। भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसानों ने। बार बार आपकी पार्टी ये दावा करती है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू कर दी, लेकिन C2+50 का जो वादा था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ये भी एक हकीकत है, तो वो नाराजगी तो झेलनी होगी। देखिए, स्वामीनाथन आयोग जी की जो सिफारिशें थी, 8 साल तक कांग्रेस पार्टी उस पे सांप की तरह कुंडली मार के बैठी रही। 8 साल तक उसको लागू नहीं किया। अब जब किसानों की बात करते हैं, इन्होंने कहा हमने वादा तो 60 साल तक किया ना, और 4 पुश्तों ने किया। आज किसानों से गड्ढे खुदवाए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। आज 1.5 गुना MSP 1.5 गुना देने का काम मोदी सरकार ने किया। जिस तरीके से आप देखिए, किसानों को 6000 रुपए किसानों के अकाउंट में सीधा खाते के अंदर जा रहा है, वो मोदी सरकार ने किया। 1.5 गुना MSP का वादा पूरा नहीं हुआ है ना रोहित? पैसा समीर जी, ये रोहित जी शायद आपको जानकारी नहीं है, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आपकी सारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। जो वादा था वो तो पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल पूरा हुआ ना समीर जी। C2+50 का वादा 1.5 गुना बिल्कुल किसानों को मिल रहा है MSP का। दूसरी बात मैं तो बता रहा हूँ, 6000 रुपए इतना ही। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है कि 6000 रुपए इनसे मांगा गया डाटा, किसानों डाटा दो भैया, उनका अकाउंट में पैसा डलवाना है। इनकी राज्यों की सरकारों ने पैसा देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, देखिए जो आयुष्मान भारत के जो 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है, 5 लाख रुपए इनकी सरकारों ने, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में, इन्होंने वो लागू भी तक नहीं होने गया। आज लोगों की लाख करोड़ उद्योगपति का कर्ज माफ किया जा सकता है, मगर मोदी सरकार देश के किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती। जनता को बताना दीजिए, अधिकारों से आप उनको वंचित रख रहे हैं, उनको दूर कर रहे हैं। एक मिनट राहुल देव, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, कुछ महीनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें 2 बेहद अहम फैक्टर होने वाले हैं। एक, हम लोगों ने किसानों की लॉन्ग मार्च की लगातार तस्वीरें देखी, दूसरा जो दलित मुद्दों का एजिटेशन था। लेकिन अगर इस पूरे लार्जर कैंपेन को देखें तो यहां पर लड़ाई बार बार राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ी जा रही है। किसानों का मुद्दा किस हद तक आखिरी दौर के इस कैंपेन में जो है अब छाया हुआ है या मुद्दा बना हुआ है, खास करके तब जबकि आज महाराष्ट्र की 10 अहम सीटों पर भी वोटिंग जारी है? ये सही है कि अपेक्षाएं जगी थी कि इस बार जो अच्छे बड़े मुद्दे हैं देश के, जिनमें खेती और किसान का मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस पर फोकस रहेगा। लेकिन वो शुरुआत में दिखा, लेकिन उसके बाद अब हट गया है। अब केवल नारेबाजी हो रही है। देखिए, कृषि का मामला ऐसा है, जो भी उसको थोड़ा भी समझता है वो जानता है कि वो केवल 5 साल में हल होने वाला मामला नहीं है। भारतीय कृषि के साथ बहुत स्ट्रक्चरल समस्याएँ हैं और वो बहुत लंबा है उनको ठीक करने का। तो 5 साल में उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। 5 का जो 55 में नहीं हुआ, 65 में नहीं हुआ, वो 5 में नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीकों से उसकी अधिसंरचना पर और उनके लॉन्ग टर्म फायदे के लिए काम किए गए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं जो तुरंत फायदा दें। तो ये दीर्घावधि वाली योजनाएं हैं। लेकिन एक बात तो कांग्रेस को जवाब इसका देना पड़ेगा कि भाई स्वामीनाथन कमेटी की जिसकी रिपोर्ट की बार बार उल्लेख कर रहे हैं, वो सबसे पहले किसके शासन में आई और लेकिन उसको लागू किसने किया? इतने दिन तक उसको लागू क्यों नहीं किया गया?
दूसरी बात, ये जो 150 गुना दाम देने की बात है MSP वाला, वो सारी फसलों में नहीं किया गया है अभी तक, वो अब मांग की जा रही है, कुछ फसलों में किया गया है। और जैसा हर सरकारी योजना के साथ होता है, उसमें भी कहीं वो डिलीवर हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, कहीं पे आधे अधूरे ढंग से हुआ है। तो ये जो हमारी असली डिलीवरी की समस्या है इस देश की, वो हर समय रहने वाली है, शासन किसी का भी हो। बिल्कुल। एक दूसरी क्योंकि किसानों की समस्या का हमने जिक्र किया कि वो कितनी अहम होगी इस मतदान में, दूसरी जो बेरोजगारी की समस्या है, जिसको राहुल गांधी लगातार उठाते रहे अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में, अभी भी उठा रहे हैं। हम देखते हैं आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है 95 सीटों पर, रात में 12 बजे जेट एयरवेज को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से, क्योंकि कंपनी की खस्ताहाली की वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ा, और तकरीबन 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। तो रोहित, आप मानते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है और ये नाराजगी की एक बड़ी वजह साबित हो सकती है? देखिए, बिल्कुल नहीं। आप समीर जी देखेंगे जिस तरीके से मोदी जी ने आते ही कहा था, मैं चाहता हूं कि युवा जो है वो जॉब देने वाला बने, ना कि जॉब मांगने, जॉब क्रिएटर बने, ना जॉब सीकर। मुद्रा लोन के तहत लगभग 17 करोड़ युवाओं को लोन देने का काम जो किया है। और आप देखिए जिस तरीके स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू, और मैं CIA का सर्वे आया था, उसी ने CIA के सर्वे के अंदर आया कि लगभग 16% जो जॉब के अंदर क्रिएशन हुआ, जॉब्स बढ़ी हैं, तो देश के अंदर सबसे बड़ी बात है। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी, तो सरकार आंकड़े क्यों नहीं देती? रोहित, मेरा सवाल राहुल गांधी से ये, हमारे पास NSSO का डेटा सामने आता है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का डेटा सामने आता है, डाटा लैब का भी डाटा सामने आता है, वो तो कुछ और ही इशारा कर रहा है, वर्ल्ड डाटा लैब ये कहता है, वर्ल्ड डाटा लैब ये कहता है 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। एक बात, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से प्रश्न यहाँ पर यह है, राहुल जी से, कि उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं को सपने दिखाए थे कि मेड इन सतना, अरे मेड इन अमेठी क्या बना है? मैं तो प्रेरणा जी हमारी बहन बैठी है, बता दे आज देश को मेड इन अमेठी क्या बना। आज अमेठी का युवा उनसे पूछ रहा है, बेरोजगार युवा अमेठी का पूछ रहा है कि भैया हमें रोजगार क्या दिया आप लोगों ने? तो आज युवा जो है वहां से राहुल गांधी जब भी पलायन करके आज वायनाड जाना पड़ा है, क्योंकि अमेठी के अंदर मैंने बताया जिस तरीके से पिछली विधानसभा चुनाव 5 की 5 सीट कांग्रेस पार्टी हार गई, 4 लाख से 1 लाख पे राहुल गांधी आ गए। अमेठी शहर की सीट, जवाब सुन लेते हैं रोहित, जवाब सुन लेते हैं प्रेरणा की तरफ से। देखिए, रोहित जी ने पूरा ठीक से विश्लेषण किया। आप थोड़ी सुनने की भी क्षमता रखें और मेरी बात को पूरे होने तक कृपया आप चुप रहें। रोहित जी से मेरा यह विनम्र निवेदन है। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा करके इस सत्ता में आए थे, मगर आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर कभी है तो वो इस समय है। जेट एयरवेज के क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं। एयर इंडिया भी भयंकर घाटे में चल रहा है। HAL के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। ONGC का सबसे खराब प्रदर्शन जो है रहा है तो वो अभी रहा है। बात करके आए थे कि 2 करोड़, मैंने रोहित जी पहले ही कहा था कि जरा शांत रहिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। ये आपकी बौखलाहट और आपकी हार और आपकी नाकामी है जो आप बीच में बोल रहे हैं। वो अपनी बात रख ले, फिर आप भी बोल लीजिएगा। ठीक है, आप जो है नोटबंदी के नाम पे आपने देश के साथ जो जाति की, सबसे ज्यादा लोगों ने जो है अपनी नौकरियां नोटबंदी के दौरान गंवाई। व्यापारियों के ऊपर आपने GST के ऐसा खतरनाक गब्बर सिंह टैक्स आपने देश के व्यापारियों को दिया कि आज वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। उनके जो है वो बेहतर, बहुत ही ज्यादा घाटे में वो लोग, उनका व्यापार चला गया है। भ्रष्टाचारियों की आप HAL का अधिकार लेकर राफेल जो है जिस तरीके से फेक राशन कार्ड चल रहे हैं, रोहित और प्रेरणा देखिए भ्रष्टाचारियों स्टूडियो में बहस, इनका जायज है, रोहित प्रेरणा स्टूडियो में सियासी बहस रोज हमारे दर्शक रोक लगना काम हुआ है। परिवार को एक मिनट आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, रुक जाइए। अरे 281 करोड़ रुपए कमलनाथ निकल रहा है, 281 करोड़ रुपए, अरे 100 दिन के अंदर। रोहित, प्रेरणा आपसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मिनट रोहित प्लीज शांत हो जाइए। इस तरह की रोज की सियासी बहस चैनल वाले रोज दिखा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आदेश देशका में कि जिस तरीके से मतदान जारी है, ये भी जरूरी है कि स्टूडियो के बाहर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। जयशंकर गुप्ता, आपसे भी हम रिएक्शन लेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन याद दिला दें कि दूसरे चरण के मतदान जिस तरीके से 12 राज्यों में 95 सीटों की हम बात कर रहे हैं, आपको हम पोलिंग बूथ की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी है कि मतदाता जागरूक रहे, अपने उम्मीदवारों को सोच समझकर वो चुने, राजनीतिक दल को सोच समझकर चुने और जाकर मतदान केंद्रों में अपने इस डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करें। तस्वीरें जो साफ कह रही है कि मतदाता जोश में है। आज मतदान जाकर, भले ही वो बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, दिव्यांग हो, कोई व्हील चेयर में पहुंच रहा है, कोई उम्र में की बहुत पड़ाव में होकर भी जो है, बावजूद इसके जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक दूल्हा दुल्हन दरअसल शादी करने के तुरंत बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और बाकायदा लोगों से अपील भी की कि वो भी जाकर वोट डाले। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव की है, जहां बुजुर्ग सास अपनी 4 बहुओं के साथ मतदान केंद्र पहुंची। और तीसरी तस्वीर
उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां उम्र के सहारे की जरूरत हो लेकिन जोश अब भी बाकी है। ये तस्वीरें दरअसल भारतवर्ष की तस्वीरें हैं, इंस्पायर करने वाली तस्वीरें हैं, प्रेरणा देती हैं कि लोग जाकर जो है अपना वोट डाल सकें। और जयशंकर गुप्ता, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ सकूं, ये जो सियासी बहस चल रहा है कि भाई नौकरी, इतनी नौकरियां चली गई, उसकी मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आइडेंटिटी कार्ड्स, मुस्लिम आइडेंटिटी कार्ड्स या जो जातीय समीकरण है, उन मुद्दों को जो शीर्ष नेता है वो रैलियों में जाकर बार बार उठा रहे हैं। आज जिन राज्यों में चुनाव जारी है उसमें आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए नैया सबसे ज्यादा मुश्किल कहां है? और पश्चिम बंगाल की भी बात हम करेंगे आगे। नहीं, देखिए, ये तो मतदाताओं का ये बताएगा कि किस तरफ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आपने अभी कहा कि जिस ढंग से मुस्लिम कार्ड और बैकवर्ड कार्ड खेला जा रहा है, मतलब प्रधानमंत्री को 5 साल में पहली बार याद आ रहा है कि वो पिछड़ी जाति के हैं। मतलब उनके पास और कुछ बताने को नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि साहब हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। 2014 में भी याद आया था उन्हें पिछड़ी कार्ड। 2000 वही जब चुनाव आता है, विक्टिम कार्ड खेला गया था। नहीं, जब चुनाव आता है तो उनको याद आता है कि वो चाय कभी बेचते थे, उनकी माताजी कभी बर्तन मांजती थी, वो पिछड़ी जाति के हैं इसलिए उन पे हमले बोले जाते हैं। 5 साल में कभी याद नहीं आया, पूरे 5 साल में कभी नहीं। उन्होंने जब पिछड़ों पे अत्याचार हो रहे थे, पिछड़ों को एनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा था, पिछड़ों की नौकरियां जा रही थी, रोस्टर प्रणाली लागू कर दी गई थी उन्हीं के राज में रहते हुए, जब आरक्षण की बात हो रही थी, सारे मामलों में, तब कभी उनको याद नहीं आया कि नहीं हम पिछड़ी जाति के हैं इसलिए हमको पिछड़ों की चिंता होनी चाहिए। कभी एक बार भी उन्होंने बात ही नहीं कही। लेकिन जब चुनाव आ गया, चुनाव के समय में अब वो कह रहे हैं हम पिछड़ी जाति के हैं। चलिए, रोजगार की बात है, देखो अब BSNL के 50,000 लोगों का रोजगार चला गया। अब हालांकि जेट एयरवेज का जो मामला है उसके अंदर तो कंपनी की बहुत ज्यादा विफलताएं नजर आ रही हैं। एक बात जो कही जा रही है, मिसमैनेज किया, 8,000 करोड़ से ज्यादा का जो है उनके ऊपर उधार भी है। लेकिन एक अगर हम कुछ थोड़े दूसरे राज्यों की ओर भी बात कर लें, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य जहाँ चुनाव हो रहे हैं। राहुल देव जी, असम और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में, मैं पश्चिम बंगाल से आती हूं और ये सोच पाना मुश्किल है कि जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है बीजेपी का पिछले कुछ सालों में, डबल डिजिट वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं और 2 सीटों से बढ़कर 6 से 8 सीटों तक का जो है आकलन किया जा रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव सबसे ज्यादा पोलराइज नजर आ रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, ये तो आप मुझसे बेहतर ही जानती होंगी क्योंकि आप वहाँ से आती हैं कि कम से कम उत्तरी बंगाल में ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। उसके पुराने ऐतिहासिक कारण भी हैं और एक चीज़ और जो हुई है कि वहाँ पर जो TMC की, ये मानना पड़ेगा कि TMC ने CPM की उन्हीं गुंडागर्दी वाली हिंसक रणनीतियों को अपनाया, तौर तरीकों को अपनाया और उन्हीं से अपनी एक जगह बनाई है और वैसे ही एक तरह कह लें कि चुनाव लड़ने वाली एक फौज तैयार की है जैसे पहले CPM पर जिस पे आरोप लगते थे। तो दोनों कारणों ने, और उसके बाद उत्तरी बंगाल जुड़ा हुआ है उत्तर पूर्व से, जहां पर आप्रवासियों का यानी इमिग्रेंट्स का मामला, जहां पर बांग्लादेशी बनाम भारतीयों का मामला, बांग्लादेशी बनाम बंगाली, ये सारे जो एक विभाजक रेखाएं रही हैं, उनका असर भी वहां रहा है। बांग्लादेशी अभिनेता से प्रचार कराया गया। जी प्रेरणा, क्या ये आपको चिंताजनक नजर नहीं आता कि कई ऐसे राज्य जहां पर देखते हैं आज की तारीख में, पश्चिम बंगाल में भी अगर अब आप मुख्य विपक्षी दलों की बात करें तो दरअसल अब तृणमूल कांग्रेस के सामने विपक्षी दल आज बीजेपी है। CPM और कांग्रेस पूरी तरह से खिसक चुकी है। क्या वजह है कि ऐसी काफी सारे राज्य हैं भारत में जहां कांग्रेस अपनी बेस वापस से तैयार नहीं कर पा रही है? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का हर राज्य में, पूरे हिंदुस्तान भर में बेस है। हाँ, कई जगह कुछ लोकल मुद्दे होते हैं। सिमट गई है, राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी सारी स्टेट से आप निकल गए और जहां उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह जिस तरीके से आप साइड ट्रैक हो गए हैं रीजनल पार्टीज के सामने और विपक्षी दलों के सूरत में भी जो है आप नजर नहीं आते, दूसरे ऑप्शंस नजर आते हैं। कांग्रेस इस देश की पहली राजनीतिक पार्टी है और 1-2 साल नहीं, 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है। चुनाव में हार जीत, राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, उसमें कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की जो अस्तित्व है उसके ऊपर जो सवाल पैदा करना वो ठीक नहीं है।